प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं आज रसायन शास्त्र 10 क्लास एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट ही करते जाइएगा साथ साथ। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने साथ जो है कॉपी पेन को साथ रखें और जो मैं इम्पोर्टेंट बात बोलूँ उसे आप जो है कि नोट करते जाएं। और सबसे पहले मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अब ऐसे सभी बच्चे जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल उनकी बंद है, तो वे सभी बच्चे जो है एक दूसरे के साथ जो है इसको शेयर कर दें। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आप सबों को जो है कि अभी इसको भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब किसी वजह से मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं उसमें, इसीलिए जो है कि मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। आप लोग उसे जो है कि देखिए, आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो मैं बातें कहूँगा, इम्पॉर्टेंट बातें कहूँगा, वो आप जो है कि नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले और उन सभी बच्चों को जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ना शुरू कीजिए और उनके नंबर मुझे दीजिए, ताकि मैं जो है उनका एक ग्रुप बना दूं। और ग्रुप बनाने के बाद सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैं जो वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो आप लोगों तक जो है कि निर्गत कर पाऊँ। अब हम लोग जो है कि केमिस्ट्री 10 क्लास एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है? लोहे का तत्व तसला कोल को अर्धवायु मंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ की जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। सबसे पहले गर्मियों में क्या होता है कि कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? दूध आपका फट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि दूध फट जाता है। दूध फट जाने का क्या मतलब है? इसमें दूध फट जाने का मतलब है कि उसमें बैक्टीरिया लग जाती है। बैक्टीरिया लग जाती है। दूध को फाड़ने का जो काम करता है वो बैक्टीरिया करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम भैया लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। बैसिलस, लैक्टो मीन्स होता है दूध, और बैसिलस उस जीवाणु बैक्टीरिया का नाम है। तो पूरा का पूरा लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को फाड़ने का काम करता है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस का जिक्र हो रहा है, तो अपने नोटबुक में ये लिखते जाइएगा। और मैं इस बात को बार बार 2-3 बार दोहराऊँ, तो आप लोग उसको कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। तो गर्मियों में जो है दूध का फट जाना वो एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। रासायनिक अभिक्रिया है और खुला छोड़ देने पर किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है।
लोहे को जब हम लोग आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, अभी बरसात का टाइम है, मॉइस्चर वायुमंडल में जो है कि मॉइस्चर या आर्द्रता बहुत अधिक होती है, खुला छोड़ देने पर क्या होता है कि लोहा जो है ऑक्सीजन हवा में यानी वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। यानी कि आयरन Fe जो है, लोहा जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, O2 से रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनाता है भाई, Fe3O4 बनाता है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नेटाइट का नाम देते हैं। होता क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा समझ लिए अच्छे से कि लोहे के ऊपर में एक परत जम जाती है, ब्राउन रंग की परत जम जाती है। जब उसको हाथ से जब आप झाड़ेंगे, हाथ जब लगाएंगे तो वो भरभरा करके गिरने लगती है। ये जो Fe3O4 जो ऊपर में जम जाता है वो लोहे को क्षय करता है, क्षय यानी नष्ट करने का काम करता है और उसे बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे लोहा इसी तरह क्षय होता रहता है। एट लास्ट जो है कि लोहा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है भाई मेरे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप लोगों ने। हम लोगों ने जो कहा कि लोहे को पूरी तरह से वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और Fe3O4 के माध्यम से कर देता है। और इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है भाई मेरे, Fe का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करना, ये एक केमिकल रिएक्शंस है, ये भी जाने। ऊपर भी एक केमिकल रिएक्शन था, दूध का फटना भी एक केमिकल रिएक्शन था। अंगूर का किण्वन हो जाना, अंगूर का जब फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तो एथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है, जो हम लोग दारू यूजुअली जो पीने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं Fe3O4 कहते हैं, सॉरी C2H5OH कहते हैं, वही मैंने। भोजन पकाया जाता है, भोजन पकाना भी केमिकल रिएक्शन है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन सबसे प्रारंभिक स्टेज जो होता है डाइजेशन का, जो फर्स्ट स्टेज होता है डाइजेशन का, जो फर्स्ट स्टेज होता है भाई वो कौन सा होता है, तो वो आप जान लीजिए कि डाइजेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि डाइजेशन फर्स्टली कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जब आप भोजन डालते हैं दांतों से चिबाते हैं, सलाइवा से, सलाइवा के साथ जो केमिकल चीज़ें हैं उसके साथ रिएक्शन करती हैं। देन आफ्टर वो ज़्यादा ओसोफेगस के माध्यम से जो है कि वो पेट में पहुंचता है। ओसोफेगस के माध्यम से कहाँ से, ओसोफेगस के माध्यम कहाँ पहुंचता है भैया, पेट में पहुंचता है। और देन आफ्टर जो है कि पेट के माध्यम से जो है कि एट लास्ट भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसको याद रखिएगा कि छोटी आंत में भोजन का एट लास्ट पाचन होता है। अंततः जो है भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है भाई मेरे। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेना भी एक केमिकल रिएक्शंस है, समझे। भोजन का ब्रेकडाउन करने में ये सहायक होता है। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो क्या करता है, वो भोजन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है, वो अभिक्रिया होती है भाई मेरे। और वो जो है भोजन को तोड़ने का काम, भोजन को पचाने का काम करता है। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ देखी, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने देखा। और थोड़ा सा जो है कि एक जो हम लोगों को मेन यहाँ पर जो चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश अब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। देखिए क्रियाकलाप NCERT में 1.1 आप अगर ध्यान से देखें तो कहता है इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होगी। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को
रेक माल से रगड़कर साफ कर लिया जाए। इसे चमड़े से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नल से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को कांच गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ये देखिए आपका चित्र 1.1 आप देख रहे हैं ना, 1.1 में दिखाया जा रहा है। मैग्नीशियम रिवर का दान करते समय इसे अपने आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? अब हम लोग दूसरे पेज की ओर आते हैं। या आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्रियाकलाप इन्होंने किए हैं। सेकंड एक क्रियाकलाप हम लोगों ने समझ लिया कि मैग्नीशियम रिवर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, तो वो क्या बना रहा है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO बना रहा है। उसका नेचर कैसा होता है? MgO का नेचर बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। याद रखना, MgO का नेचर कैसा होता है भैया? तो बेसिक होता है। याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवा रहे हैं भैया, दहन हो रही है, तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद पाउडर की तरह चमकीला चूर्ण पदार्थ होता है। अब क्रियाकलाप 1.2 देख लें। एक प्रखनली में लेड नाइट्राइट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया ये बताइए भैया, है ना? ये आप अपने घर पर आप जो है कि इस एक्टिविटीज़ को कीजिए, मोबाइल के माध्यम से जाइए, गूगल वगैरह से सर्च कीजिए क्या होता है जब हम लेड नाइट्राइट के घोल में जो है पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, यानी KNO3 के लिए रिएक्शंस जब हम KI से करते हैं, देन आफ्टर वो क्या होता है उसको आप समझाइए, देखिए, परीक्षण कीजिए, समझे। और हम एक क्रियाकलाप 1.3 करते हैं भाई। तो एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। देखिए ये जो यहाँ पर आप चित्र 1.2 देख रहे हैं ना, फ्लास्क बना हुआ, ये क्या है? शंक्वाकार फ्लास्क इसको कहते हैं। इसमें क्या लिया जा रहा है? जिंक के कुछ दानेदार लिए जा रहे, दानेदार टुकड़े लिए जा रहे, दानेदार जस्ता लिया जा रहा है। जस्ता का फार्मूला आप लोग, जस्ता का संकेत तो आप लोग जानते ही होंगे, Zn होता है, Zn जिंक। इसमें तद्दू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? भैया देख लीजिए, यह फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली में, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका जो है, जैसा ही आपने दानेदार जस्ते के ऊपर में क्या डाला, H2SO4 या HCl, यहाँ पर बोला सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तनु H2SO4 डाल दिया। देखिए लिखता है तनु H2SO4 डाल दिया, तो भैया कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जान लो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को जान लो। वो पॉइंट क्या कहता है? वो पॉइंट क्या कहता है भाई मेरे? वो पॉइंट कहता है कि जब हम किसी भी मेटल को यानी M को रिएक्शन करेंगे किसी भी एसिड के साथ, तो क्या निकलेगा? एक गैस निकलेगा जिसका नाम हाइड्रोजन गैस होगा। जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है? एसिड गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है? एसिड गैस निकलती है। कौन सी?
एसिड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कौन सी गैस निकलती है भाई मेरे? साफ नहीं हो रहा। तो ये साफ़ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दानेदार जैसे तो याद रखिएगा आप लोग, जब किसी भी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, मुक्त होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है, आता भी है और पूछना भी चाहिए। तो ये और उसमें थोड़ा ताप में इंक्रीज़ होगा। जब एसिड आप डालिएगा तो क्या होगा? ताप भी बढ़ता है, ताप बढ़ता है। अच्छा भाई, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या अवस्था में चेंज हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का निष्कासन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। यानी कि स्टेट, 5 स्टेट होते हैं किसी भी। पहले तो हम लोग पढ़ते थे 3 ही स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक होता है गैस पार्टिकल्स होता है। तो ये पाँच स्टेट होते हैं। किसी पदार्थ के 5 स्टेट अब होते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कि 3 ही स्टेट होते हैं भैया, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अब तो 5 स्टेट होते हैं आप लोगों ने। अब देखिए, तो 5 स्टेट में कोई सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जा रहा है, गैस निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा था, तापमान में भी परिवर्तन हो। आगे और भी हम लोगों ने रिएक्शन से देखेंगे जहाँ पर जो है कि ताप के बारे में देखेंगे कि ताप का वहाँ पर चेंजेस हो रहा है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अध्ययन में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके रूप को अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, मोटा मोटी जान लीजिए भैया, देख लीजिए क्या होता है, समझिए थोड़ा सा, आसानी से आप समझ लीजिए कि जब दो पदार्थों को जब दो विभिन्न नेचर वाले या समान नेचर वाले पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक समीकरण क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग रासायनिक समीकरण को समझने की ज़रूरत है। रासायनिक अभिक्रिया तो आप समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो अलग अलग नेचर वाले, दो अलग अलग प्रकृतिक वाले या समान प्रकृतिक वाले पदार्थों को साथ में मिलाया जाता है। साथ में मिलाया जाता है या मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं भैया। एग्ज़ाम्पल को आप समझना चाहें तो देखिए, मैं एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको बता सकता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि सोडियम, हम सोडियम लिखते हैं, Na सोडियम है भाई मेरे। सोडियम का रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो NaCl बन रहा है। क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। तो भाई मेरे सोडियम का नेचर कैसा है? सोडियम बड़ा सॉफ्ट होता है। एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे क्या कि कौन ऐसा तत्व है भाई मेरे जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो भाई ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सोडियम ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। और क्लोरीन का क्या है, नेचर क्या है? क्लोरीन एक दम घोटने वाला गैस है। दम घोटने वाला गैस है भाई मेरे। कैसा है? दम घोटने वाला गैस है, इससे दम घुटता है। और इन दोनों अलग अलग नेचर वाले पदार्थों को जब आपस में आप मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड के बिना आप कोई भी भोजन नहीं खाते हैं। अगर आप नमक नहीं डालें, साधारण नमक का ये फार्मूला है, NaCl साधारण नमक का फार्मूला है। अगर आप अपने भोजन में इसे नहीं डालिएगा तो क्या होगा भाई मेरे? क्या होगा? भोजन बेमज़ा हो जाएगा, आप खा नहीं पाइएगा।
तो बताइए, दो अलग अलग एकदम गोडने वाला गैस है और एक चाकू से आसानी से कटने वाला पदार्थ है, तत्व है। दोनों का मिलने से ऐसे पदार्थ का निर्माण हो गया जिसके भोजन में ना इस्तेमाल करने से आपका भोजन बेमज़ा हो जाएगा। तो भाई मेरे, ये तो बात है। ये लीजिए, हटा दिया मैंने अब इसको। अब थोड़ी आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण की ओर। रासायनिक समीकरण क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। अच्छा देखिए, हम लोग देखते हैं भाई कि मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया। किसका रिएक्शन हो गया? मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया। किसके साथ हो गया भाई मेरे? तो भाई मेरे किसके साथ रिएक्शन हो गया ये मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको घेरा लगा दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और क्या बन जा रहा भाई मेरे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये शब्द समीकरण है। अब इसको अगर हमको संकेत में लिखने होंगे तो संकेत में हम कैसे लिखेंगे भाई मेरे? संकेत में देख लो, समझ लो। अब संकेत में हमको लिखना है तो भाई सॉरी इसको पहले हटा दो। देखते हैं संकेत में हम इसको कैसे लिखते हैं। जैसे ये हो गया Mg का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ O2 और क्या बन गया? MgO। क्या बन गया ये? MgO। अब थोड़ी फिगर और अच्छी आ रही है, लाइट चली गई है ना, तो ठीक आ रही है, चेहरा भी नज़र आ रहा है मेरा सही से। तो ये Mg जो है O2 के साथ रिएक्शन कर रहा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे, ये जो है संकेत है भैया। मैग्नीशियम का संकेत Mg है, ऑक्सीजन का संकेत, ऑक्सीजन गैस का संकेत O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत भाई मेरे MgO है। बात समझ में आई? ये चमकदार सफ़ेद पदार्थ है भैया मेरे। ये आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जो बताया ये काफ़ी क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब चूँकि इस पदार्थ का मिलना ये आपको रासायनिक समीकरण हो गया है। अब आगे हम लोग और भी देखेंगे क्या करना है हमें। इसको हटा देता है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। आप थोड़ा सा फिर से मैं देख लूँ, इसमें एक घेरा लगा करके फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये इसमें आप देख लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रहा भाई मेरे। देख लिया आप लोगों ने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रहा है ना। तो वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ अभिकारक रिएक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरी बात है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना दैट मीन्स प्रोडक्ट जो तैयार हुआ, ये प्रोडक्ट तैयार हुआ भाई मेरे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा उत्पाद कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है और कैसे करना है उसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा इसको। देखते हैं, नीचे आ जाओ, एक मिनट। इस समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादक के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिर उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा में दर्शाया जाता है।
देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसको बड़ा करें और दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर फिर से दिखाते हैं हम लोग भैया, ये थोड़ा सा बार बार दिखाना ही पड़ता है। यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, इसको गड़बड़ हो गया। फिर से देख लेते हैं हम लोग। हाँ, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ठीक ठीक ठीक। ये आप इसमें देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं हम लोग, लेकिन ठीक है बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा तो बढ़िया। जैसे सॉरी, जिंक आप देख रहे होंगे, जिंक जो है रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर दो पदार्थ और जिंक और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपस में जब रिएक्शंस कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो है उसे अभिकारक कहा जाएगा। अभिकारक जिधर प्रोडक्ट बनता है उधर ही हम लोग क्या करते हैं कि एक तीर का चिन्ह देते हैं उस तरफ, और देखिए प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 और H2 बन रहा है, उसको दोनों को प्लस के माध्यम से जोड़ रहे हैं। रिएक्टेंट में भी प्लस के माध्यम से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा है, और प्रोडक्ट में भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हुए हैं तो उनको भी प्लस के माध्यम से जोड़ा है। जिधर प्रोडक्ट बन रहा है भाई मेरे, उधर ही एरो का चिन्ह भी हम लोग दिखाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा समझा और देखा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हटाते हैं इसको। अब रासायनिक अभिक्रिया का लिखना, ठीक है, और भी एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, हम बातों को समझेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग कर करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण प्राप्त होगा। हम थोड़ी देर पहले ही आपको ये बता चुके हैं कि मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, दोनों मिल करके MgO बना रहा है। 3 के निशान के माध्यम से उसको दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यदि नहीं तो समीकरण संतुलित करना पड़ता है भैया। अगर रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है तो आपको रिएक्शन से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जिंक सल्फेट H2 बना रहा है। अगले पेज में देखें, यहाँ पर कोई वैसी बात है नहीं कि नहीं समझ में आए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा आपको जो है कि देखिए दोनों तरफ जो है कि उससे पहले जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ा था उसमें आपको देखिए इसमें क्या हो रहा कि जिंक लेफ़्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड में 2 है, और ये जो है 2 है, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये रिएक्शंस बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है। दोनों तरफ जो है कि तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान है। भाई मेरे तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है, समान है। एक रिएक्शन यहाँ पर Fe3 H2O जो है वो उसको बैलेंस करना है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लेना है क्या होता है, कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए कर रहे हैं यहाँ पर हम, आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, बैलेंस कर रहे हैं हम भाई मेरे। देखिए यहाँ पर Fe है ना, और फिर H2O है, H2O है, और यहाँ पर आप एरो दीजिए Fe3O4 प्लस H2, ये आपका हो गया। वही मेरे यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो लेफ़्ट साइड में जो आयरन है 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये काम चल गया। ऑक्सीजन 1 है और 4 है भैया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा वो रहेगा कि हम इसको हटा दें पहले,
फिर से देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग चूँकि जगह नहीं हमको मिल पा रहा था काम करने के लिए, तो हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। भाई मेरे देखिए, आपको Fe है, उसके बाद H2O है, उसको वाटर बोल रहे हैं हम लोग, और ये मिला Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जगह मुझे मिला है, काम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लो भाई मेरे, क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इधर जो है राइट साइड में 4 है, उधर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यही देखते हैं, रासायनिक समीकरण का जब हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं भाई मेरे कि सबसे ज़्यादा है क्या। तो वहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो भाई कैसे करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के पास 4 ऑक्सीजन लगा दो। देखो 4 ऑक्सीजन मैंने लगा दिया, 4 ऑक्सीजन मैंने लगा दिया। अब इससे क्या हुआ कि आपका 4 ऑक्सीजन तो हो गया और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 ही है। तो अब भाई हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दो, 4 दे दो, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। आयरन यहाँ पर 3 है राइट साइड में, यहाँ दो। ये आपका रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। रिएक्शंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, और भी रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं धीरे धीरे। ये आपका जो है कि हो गया बैलेंस। आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी देखिए कहीं कहीं पर हो तो आप हमें बताइए। वो उसी को जो है कि Fe3 ही का जो है कि रिएक्शंस को दिखाया जा रहा है। हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं, ये उसी को दिखाया जा रहा है। लास्ट में देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो मैंने बैलेंस किया था उसी को बैलेंस कर करके वो दिखा रहा है। संतुलन समीकरण जो है कि चरण 6 में दिखाया गया है। तो इसको मैंने तो कर लिया है, वो हम लोग आगे की ओर अब बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलन समीकरण 1.9 को सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में से हमें अभिकारक तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि स्टेट पता नहीं चल रहा है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस। ऐसा ही लिख दिया गया है भैया कि 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, Fe3O4 हो गया, 4H2 हो गया, लिख दिया गया ना। लेकिन इसके स्टेट के बारे में नहीं पता चला है कि कैसा है। तो अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें, हम इसको बड़ा करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि आयरन जो है, इसको दिखा दें फिर से आप लोगों को, शायद ना नज़र आ रही होगी, कि आयरन 3 है और वाटर 4 हो गया है। तो आप देखिए आयरन लोहा क्या होता है, वही सॉलिड, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। वाटर गैस के फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, इसलिए, और Fe3O4 सॉलिड होगा और H2 जो है गैस के रूप में होगा। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन से आप लोग याद रखिएगा इसको, कि C6O2 12H2O, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता है, स्क्वायर में करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है कि इसको समझ पाएँ। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि CO2 + 12H2O रिएक्शन करके ग्लूकोज C6H12O6CO2 6H2O बनाता है। ये श्वसन अभिक्रिया भी कहलाता है। अभी आपसे पूछ सकता है कि श्वसन अभिक्रिया क्या है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आप उसको प्रश्न को जो है कि वायु में जलने के पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये आप बनाइए, नहीं तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दिया गया है, इसको हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने धैर्य रख करके सुना, समझा। बाकी और भी जो है कि क्लासेस को हम लोग जो है कि मेंटेन करेंगे, पढ़ेंगे।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।